हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सारा कुछ ही बोल दिया मैंने, ठीक है ना। तो हमारा ये चैप्टर चल रहा था मेजरमेंट ऑफ लेंथ, और मेजरमेंट ऑफ लेंथ में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पैरालेक्स मेथड करवाया था। पैरालेक्स मेथड सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ठीक है ना। इतना तो बुरा बताया नहीं मैंने, पैरालेक्स मेथड बहुत सिंपल था टॉपिक। किसकी मेजरमेंट करते हैं पैरालेक्स मेथड में? टू डिटरमाइन साइज ऑफ टू डिटरमाइन डिस्टेंस ऑफ ए नियरर स्टार, किसी नियरर स्टार की हम डिस्टेंस मेजर करते हैं जो 100 लाइट ईयर से क्या होता है, लेस डिस्टेंस पे होता है, और 100 लाइट ईयर से ज़्यादा डिस्टेंस पे हम उसकी मेजरमेंट नहीं कर पाते। इतनी बात आपको क्लियर होगी सारों को ठीक है ना। तो देखिए आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ या मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई प्लैनेट, किसी प्लैनेट का हमने साइज मेजर करना है। तो उसके लिए देखिए कैसे करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टू डिटरमाइन साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, या आप बोल सकते हैं कोई प्लैनेट, किसी प्लैनेट का हमने साइज मेजर करना है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे मैं ये मान लेता हूं कि ये वो ऑब्जेक्ट है जिसका साइज हमें फाइंड आउट करना है, एंड वी आर ऑन अर्थ। हम लोग कहाँ पे हैं? अर्थ पे हैं। तो अर्थ पे किसी पॉइंट ई पे हम अपनी पोजीशन को सपोज कर लेंगे, इसको मान लेंगे, और मैंने ये लेट कर लिया कि जो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो मून है या कोई और प्लैनेट है, कोई प्लैनेट है मान लो, तो उसका डायमीटर मैंने लेट कर लिया कि ए और बी, दो पॉइंट मान लिए, दीज आर टू पॉइंट्स डायमीट्रिकली अपोजिट बोल सकते हैं इनको, ठीक है ना। तो ये कोई पॉइंट ई है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है हमारा ये। तो हम इसके साइज को मेजर करना चाहते हैं, इसका डायमीटर मैंने लेट कर लिया। जो चीज़ नहीं पता होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लिया कितना है, स्मॉल डी है, ठीक है। तो ए और बी का जिस जगह पे हम अर्थ पे खड़े होकर टेलीस्कोप से देख रहे होंगे उसका डिस्टेंस कितना है, कैपिटल डी। देखो डिस्टेंस हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से पता है, हमने इसको फाइंड आउट नहीं करना है। हमने फाइंड आउट किसको करना है, साइज फाइंड आउट करना है, डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए देखिए अब आपको ये, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने पैरालेक्स मेथड करवाया था, उसी तरह की ट्रायंगल दिखाई दे रही होगी, और इस एंगल को मैंने कितना लेट कर लिया, अल्फा। इतना डायग्राम आपको क्लियर हो रहा है सभी को, ठीक है। तो देखिए इसकी थ्योरी में हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं, let d is diameter, d is diameter of moon, ठीक है, and capital D is the distance of planet या कोई मून। कहाँ से है डिस्टेंस? फ्रॉम अर्थ से, ठीक है। ए और बी क्या है? टू डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। ये कोई दो पॉइंट मैंने लेट किए हुए। अल्फा क्या है? एंगल विद ए एंड बी ऑन अर्थ। अर्थ पे जब हम टेलीस्कोप से उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, भी अल्फा बन रहा है। तो बहुत इजी है ये टॉपिक। देखिए एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो एक बार आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पे आर्क का काम कौन कर रहा है, ये सारी आर्क है। तो आर्क आप इसको लेट कर लें, ए बी को, ए बी क्या होगी यहाँ पे, आर्क होगी, ठीक है। तो ए बी आर्क अपॉन उसका रेडियस कितना होगा, कैपिटल डी। हमें फाइंड आउट क्या करना है,
हमें एक्चुअली फाइंड आउट करना है डायमीटर को, तो ए बी किसके इक्वल मान लेंगे हम, डी के, स्मॉल डी के इक्वल, दैट इज कैपिटल डी। एंगल हमारे पास है अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या है, डी बाय कैपिटल डी। तो फाइंड आउट क्या करना था, डायमीटर करना था, तो डी कितना आ जाएगा यहाँ से, अल्फा इंटू डी। देखिए बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड कैपिटल डी, क्योंकि ये वैल्यू तो हमारे पास पता होती है, वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ द प्लैनेट और दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इजी था ये टॉपिक, इसमें कुछ ही नहीं था। ठीक है, कुछ बच्चे अगर वीडियो को साथ साथ नहीं देख रहे हैं, स्टडी अपनी कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो वो थोड़ा अपनी स्टडी पे ध्यान दो भाई, क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में तुम कहीं ऐसे ना हो भी तुम्हारी पढ़ाई आप यहीं पे स्टॉप हो जाए, भूल जाओगे सारा पीछे वाला जितना भी आ रहा है। ठीक है ना, तो पढ़ते रहो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कुछ पढ़ते रहो। अपना टाइम डिसाइड कर लो, 1 आवर का गैप बना लो या जैसे पेरेंट्स की प्रॉब्लम होती है कईयों को भी, मेरे को फ़ोन नहीं मिलेगा, इस टाइम फ़ोन नहीं होएगा, तो उसके लिए भी आप टाइम एडजस्ट कर लो पेरेंट्स से, कॉम्प्रोमाइज़ तो देखो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक देखो रिफ्लेक्शन मेथड। थर्ड टॉपिक करते हैं रिफ्लेक्शन मेथड। अब देखिए रिफ्लेक्शन मेथड में हम डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं। रिफ्लेक्शन मेथड को और क्या बोल सकते हैं, इको मेथड। इको मेथड। अब देखो इको का मतलब क्या होता है, इको का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ साउंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ एनी हार्ड ऑब्स्टेकल और सरफेस। अगर किसी ऑब्स्टेकल या सरफेस के साथ साउंड टकरा के अगर वापस आए और हमें वापस सुनाई दे वो, तो वो क्या क्रिएट करता है, इको करता है। तो देखिए द रिपीटिशन ऑफ साउंड, द रिपीटिशन ऑफ साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, the repetition of sound after reflection from obstacle। अब ऑब्स्टेकल किसी भी तरह की हो सकती है, हार्ड ऑब्स्टेकल, वॉल हो सकती है, ग्लास हो सकता है, ठीक है, हिल हो सकती है, ठीक, तो उसे हम इको कहते हैं। तो इस इको का हम किस तरह से यूज करेंगे रिफ्लेक्शन मेथड में, इसके मैं 3 पार्ट्स बनाता हूं। वैसे काफ़ी मेथड आते हैं इको मेथड के अंदर। सबसे फर्स्ट देखिए मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए हिल। अगर किसी पहाड़ी की डिस्टेंस, हिल की डिस्टेंस आपने मेजर करनी है तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। दिस इज इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो देखिए एक डायग्राम को समझिए आप, सिंपल है ये बहुत ही। सपोज किया मैंने दिस इज ए हिल, ये किसी जगह पे कोई हिल है, ठीक है ना, और यहाँ पे कोई पर्सन है जो उसकी मेजरमेंट करना चाहता है डिस्टेंस की, ठीक है, तो इसको आप ऐसे मान लेते हैं ये कोई पर्सन है। तो सपोज करो कि ये जब शाउट करेगा, चिल्लाएगा, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो इसका जो साउंड है वो सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, पर्सन से हिल की तरफ जाएगा। तो साउंड ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ हिल, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो, एक्स करेगा। जब हिल से टकरा के, क्योंकि हिल को वो क्रॉस तो करेगा नहीं, टकरा के क्या होएगा, एक्स डिस्टेंस और हुआ, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ पे, 2x। जैसे ही यहाँ से साउंड वेव प्रोड्यूस हुई थी तब हमने टाइम नोट किया, और जब वो साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है तब हमने टाइम नोट किया। तो वो टाइम कितना लेट कर लिया मैंने, t। और वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें पता है कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ। देखिए ये लेट वगैरह सारा PDF में है, आप आराम से देख लेंगे। मैं फॉर्मुलेशन कर देता हूँ, इसका डेरिवेशन पार्ट को आपके सामने थोड़ा दिखाता हूँ। देखो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, फिर
टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x। सबको पता है ये चीज़, तो डिस्टेंस हो गया। ठीक, टाइम कितना लगा उसको, टाइम टेकन, तो दैट इज t। अगर टाइम टेकन आपके पास है, डिस्टेंस आपके पास है, तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास 2x, साउंड की वेलोसिटी कितनी है v इनटू t। तो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना था उस हिल का, उस पहाड़ी का, कहाँ से, ऑब्जर्वर से, तो कितना आएगा v इंटू टी बाई 2। अब देखिए इस फॉर्मूले का हम क्या करते हैं, देखिए अगर हमें टाइम और वेलोसिटी दोनों पता है तो हम डिस्टेंस इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेथड इनडायरेक्ट मेथड था किसी हिल की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। अभी इसी इको मेथड के अंदर ही मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। देखिए उसको ना रेडार मेथड कहते हैं। ये 9th में भी था आपके सिलेबस में, अगर किसी बच्चे ने ध्यान दे के साइंस को पढ़ाओ, ठीक है ना। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना, एमसीक्यूज में कई बार आ सकता है। ये रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग बोलते हैं इसको। तो रेडार किस लिए यूज होता है, देखिए टू फाइंड द या टू डिटेक्ट द लोकेशन और डिस्टेंस ऑफ एन एरोप्लेन। एरोप्लेन से यानी कि एरोप्लेन के डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम रेडार मेथड का यूज करते हैं। रेडार मेथड में कौन सी वेव यूज होती है, रेडियो वेव यूज करते हैं। तो देखिए एक प्रोसेस समझिए कैसे होता है ये। जो रेडियो स्टेशन होता है वहां पे एक रिसीवर होता है। रेडियो स्टेशन पे क्या होता है, एक रिसीवर होता है। तो वहीं पे एक क्या होता है, रेडियो स्टेशन पे ट्रांसमीटर होता है। देखिए दो चीज होती है, एक ट्रांसमीटर होता है और एक क्या होता है, रिसीवर होता है। तो ट्रांसमीटर से हम क्या करते हैं, रेडियो वेव को पहले एरोप्लेन की तरफ सेंड करते हैं। तो वो वेव जब एरोप्लेन से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है तो उसको हम रिसीव करते हैं किसमें, रिसीवर बॉक्स में। क्लियर है इतनी बात। तो रेडियो वेव का हम इसमें यूज करते हैं, ट्रांसमीटर से रेडियो वेव को सेंड करते हैं और रिसीवर बॉक्स से क्या करते हैं, उसको रिसीव कर लेते हैं। तो डिस्टेंस और टाइम हमें वहां से पता लग जाएंगे इजीली, और उससे क्या होगा, हम फाइंड आउट कर लेंगे कि डिस्टेंस कितने पे है। ठीक है, एरोप्लेन। तो देखिए रेडियो वेव आर यूज्ड। तो मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, x प्लस एक्स इक्वल टू 2x। स्पीड कितनी है उसकी, साउंड वेव की, स्पीड ऑफ साउंड वेव। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव कितनी है v। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है v, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या आएगा 2x। तो स्पीड कितनी है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इंटू टी बाई 2। तो ये सेम टॉपिक हो गया उसी की तरह से। अगर वेलोसिटी और टाइम पता हो तो हाँ, तो ये क्लियर हो गया। डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे वेलोसिटी और टाइम की वैल्यू पुट करने से। अभी इसी का एक थर्ड एग्जांपल और कर लेते हैं, सोनार मेथड। देखिए थर्ड मेथड है सोनार मेथड। तो सोनार मेथड में सबसे पहले फुल फॉर्म इसकी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये ध्यान रखना है, एमसीक्यूज में ये भी क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो देखिए जो शिप होता है सी में, मान लो कि कोई सी है
और उसमें देखिए किसी शिप में एक ट्रांसमीटर लगा होता है, उस ट्रांसमीटर से अल्ट्रासोनिक वेव को उस सी की डेप्थ में सेंड की जाती है, और डेप्थ जहाँ बॉटम होती है वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके, मान लेते हैं जाते टाइम डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया x, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद डिस्टेंस कितना होएगा x, तो उसी तरह से डिस्टेंस कितना हो गया x और x 2x। जब यहाँ से ट्रांसमीटर से उस अल्ट्रासोनिक वेव को हम सेंड करते हैं, तब से लेके और जब वो वापस आती है तब तक का हम टाइम नोट कर लेते हैं। वो टाइम कितना होता है t। तो हम डिस्टेंस को इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x। टाइम कितना लगा उस वेव को जाके वापस आने में, तो दैट इज टाइम टेकन कितना आएगा t। और वही फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस टोटल ट्रेवल कितना किया था 2x, टाइम कितना है t। वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव वेल नोन होती है, उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो x इक्वल टू कितना आएगा वेलोसिटी इनटू टाइम बाय 2। तो ये सारे फार्मूले क्या आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं। तो ये टॉपिक बहुत सिंपल है, रिफ्लेक्शन मेथड बोलते हैं इसको। इको वो होता है, इको का मतलब रिपीटेशन ऑफ साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद अगर साउंड आपको वापस सुनाई दे तो उसे हम क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं, धमक बोलते हैं, गूंज बोलते हैं, कुछ मर्जी बोल दो आप इसको, ठीक है। तो अभी फोर्थ स्टेप में हम पहुंचते हैं। फोर्थ स्टेप के लिए देखिए मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ये इसका लास्ट पार्ट रहेगा, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस। तो देखो फोर्थ पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, या एग्जाम्स में तो मोस्टली ऐसे पूछा जाता है, हाउ विल यू डिटरमाइन साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन ओलिक एसिड। एक मॉलिक्यूल का साइज, आप ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज डिटरमाइन करना चाहते हो तो आप इसी मेथड से कर सकते हो। देखिए सबसे पहले इसकी थ्योरी को समझ लीजिए आप। देखिए इसमें दो स्टेप रहेंगे। सबसे पहले हमें एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो उस सॉल्यूशन में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हम किसका लेंगे, ओलिक एसिड का। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर तो क्या लेंगे, ओलिक एसिड। और 500 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या लेंगे, अल्कोहल। तो ओलिक एसिड और अल्कोहल को मिक्स करके हमने टोटल सॉल्यूशन 1/500 क्रिएट करना है, ठीक है। मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर तो क्या चीज़ है उसमें, ओलिक एसिड है, और 500 क्या चीज़ है उसमें, अल्कोहल है। तो एक ऐसा डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार करना है, और वो डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रिपेयर होने के बाद उसका स्टेप देखिए। मान लीजिए आपके पास 1/500 का सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड है, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन को एक वाटर को किसी कंटेनर में डाल के उसके सरफेस पे, ये वाटर है सारा, उसके सरफेस पे लाइकोपोडियम पाउडर स्प्रेड कर देते हैं। वाटर के ऊपर क्या स्प्रेड करते हैं, लाइकोपोडियम पाउडर। तो इसमें देखिए लाइकोपोडियम पाउडर का यूज क्या है। ये जो लाइकोपोडियम पाउडर होता है वो ओलिक एसिड को वाटर में मिक्स होने से बचाता है, क्योंकि ओलिक एसिड वाटर के साथ इजीली डिजोल्व हो जाता है
इसलिए उसको डिजोल्व होने से प्रिवेंट करता है। इसलिए आपको यूज़ करना है क्या चीज़, लाइकोपोडियम पाउडर। हम वास्तव में यहाँ पे क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं, एक फिल्म क्रिएट करना चाह रहे हैं, एक सरफेस फिल्म बनाना चाहते हैं। इतना क्लियर है सबको, ठीक है। तो लाइकोपोडियम पाउडर डालने के बाद जो सॉल्यूशन हमने बना रखा है, कितना सॉल्यूशन है, 1/500, उस सॉल्यूशन की ड्रॉप बाय ड्रॉप इस पे डालते हैं, पुट करते हैं इस पे, ड्रॉप बाय ड्रॉप पुट करेंगे जब लाइकोपोडियम पाउडर पे, तो यहाँ पे एक फिल्म क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी इसके सरफेस पे। एंड आफ्टर सम टाइम एल्कोहल इवापोरेट्स, एल्कोहल क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो पीछे बताओ क्या बचा, ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बचे, और उन ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को हम उनकी थिकनेस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इतने पोर्शन को इजीली समझ गए होंगे। तो उसके बाद देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स, जो ड्रॉप्स हम इसके ऊपर डाल रहे हैं उनकी वॉल्यूम है वो कितनी है, NV है, ठीक है। और जो वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड है, वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड वो कितना होगा, कंसंट्रेशन कितनी है उसकी, 1/500, तो उनकी वॉल्यूम कितना आ जाएगा, NV/500 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो देखिए थिकनेस ऑफ फिल्म, तो थिकनेस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स या वॉल्यूम ऑफ सरफेस फिल्म डिवाइड बाय एरिया। तो इस फिल्म का एरिया कितना है, A। तो जो थिकनेस उसको मैं लेट कर लेता हूँ T, जो वॉल्यूम ऑफ सरफेस फिल्म है दैट इज NV, दिस इज वॉल्यूम नॉट वेलोसिटी, NV/500 बाय में क्या करेंगे, एरिया। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास क्या आ जाएगी, थिकनेस ऑफ द दैट फिल्म, एंड उसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड। तो इसी तरह से आप पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक यू।